हेलो एवरीवन, आज हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो आने वाले समय में एनटीए पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस में पूछ सकता है। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिए और आप जो भी स्कोर गेट करते हैं कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। लास्ट तक सारे क्वेश्चन जरूर लगाइए। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, तिलक रिगार्डेड दैट स्वराज वॉज नॉट ओनली अ राइट बट अ। तिलक का मानना था कि स्वराज न केवल एक अधिकार था बल्कि एक क्या जस्टिस न्याय या धर्म या पावर शक्ति या स्टेटस स्थिति। वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर्स आप लिखा करिए, जिससे कि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट किए हैं। अब तिलक जी के स्वराज के बारे में तो सबने पढ़ा होगा, लेकिन अब आपसे यहाँ पर यह पूछ रहा है कि इन्होंने स्वराज को तो माना ही कि ये एक अधिकार है, बल्कि कुछ और भी बोला है स्वराज को। ABCD में से करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तिलक ने स्वराज को न केवल अधिकार बल्कि धर्म भी माना था। इनके स्वराज में था कि विधि के द्वारा यह स्थापित हो, और इनका मानना था कि स्वराज केवल एक पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है बल्कि ये नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांत है। और उनके अनुसार स्वराज कोई नया विचार नहीं है, बल्कि ये भारत के ऋषि मुनियों का दिया गया विचार है। स्वराज ये बाल गंगाधर तिलक के थॉट्स थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो पार्टी है रेडिकल डेमोक्रेटिक, इसे किसने बनाया था? लोहिया, राम मनोहर लोहिया जी ने, या एम.एन. रॉय ने, या जयप्रकाश नारायण ने, या फिर तिलक ने? इसका सही आंसर क्या होगा? वैसे तो बहुत सारी पार्टीज बनी हैं, पर आप कुछ इम्पॉर्टेंट पार्टीज को ज़रूर पढ़िए कि इसकी स्थापना किसने की, किन किन लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की, किस साल में की। तो इस पर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अब ये पार्टी बताइए कि किसने ऑर्गेनाइज की थी? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है बी। मानवेंद्र नाथ रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। कब की थी? 1940 में, 1940 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, साइंटिफिक पॉलिटिक्स बुक वॉज रिटन बाय। वैज्ञानिक राजनीति पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ए. गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, या बी. तिलक, या सी. एम.एन. रॉय, या डी. जयप्रकाश नारायण। देखिए, मैंने इंडियन जो थॉट का आपका यूनिट है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, इसमें जो भी इंडियन थिंकर्स हैं आपके सिलेबस में, इनकी इम्पॉर्टेंट बुक का एक अलग वीडियो बनाया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके चैनल की प्लेलिस्ट में आप ज़रूर देखिए। उसमें जितने भी सिलेबस में आपके थिंकर्स हैं वो और उनकी जो भी इम्पोर्टेंट बुक एग्जाम में पूछी जा चुकी है और आ भी सकती है, वो एक वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। मानवेंद्र नाथ रॉय ने साइंटिफिक पॉलिटिक्स बुक लिखी। ये कब पब्लिश हुई थी? 1942 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द कंसेप्ट ऑफ 4 पिलर स्टेट वॉज एडवोकेटेड बाय।
चार स्तंभ राज्य की अवधारणा की वकालत की गई? किसके द्वारा आपको वहां बताना है? लोहिया, राम मनोहर लोहिया जी, या एम.एन. रॉय, या फिर नेहरू जी, या अंबेडकर जी। आपने इन चारों ही थिंकर्स के बारे में पढ़ा होगा और चारों ही आपके सिलेबस में हैं। तो अगर आपने इनके बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तब आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ सेकंड में ही कर देंगे। और ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिस भी थिंकर का है ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। राम मनोहर लोहिया ने 4 पिलर्स स्टेट की वकालत की थी। इनकी बुक है एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी। उसी में इन्होंने चौखंबा शासन का विचार दिया था। क्या कहा था कि सबसे लो लेवल पर विलेज रहेगा, उसके ऊपर राज्य रहेगा और सबसे ऊपर एक केंद्रीय सरकार होगी। एक तरह से एक फेडरल सिस्टम की इन्होंने बात की है। और चौखंबा शासन के अंतर्गत ग्राम आएगा, मंडल आएगा, प्रांत आएगा और केंद्र, और इनके बीच में एक पावर की सेपरेशन रहेगी। और इन चारों पिलर का एम क्या रहेगा कि एक इंडिविजुअल को पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक लिबर्टी मिल सके। ये चारों ही पिलर्स का काम होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इज द चैंपियन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ सोशल रेवोल्यूशन थ्रू ह्यूमन रेवोल्यूशन? मानव क्रांति के माध्यम से सामाजिक क्रांति के सिद्धांत के चैंपियन कौन हैं? ए एम.एन. रॉय, बी लोहिया, सी जयप्रकाश नारायण, डी नेहरू। बताइए कि सामाजिक क्रांति मानव क्रांति के माध्यम से लाई जा सकती है, इस डॉक्ट्राइन को किसने दिया? इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी में से देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जयप्रकाश नारायण ने इस डॉक्ट्राइन को सपोर्ट किया। इनका मानना था कि सोशल रेवोल्यूशन ज़रूरी है जिससे कि सोसाइटी का रिकंस्ट्रक्शन हो सके। तो वो किससे अचीव हो पाएगा? ह्यूमन रेवोल्यूशन से, मानव क्रांति से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु कंडेम्ड गांधीज्म एज अ रिएक्शनरी सोशल फिलॉसफी? गांधीवाद की प्रतिक्रियावादी सामाजिक दर्शन के रूप में किसने निंदा की? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी एम.एन. रॉय, सी नेहरू जी, या डी लोहिया जी। एक तरह से आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि गांधीज्म को क्रिटिसाइज किसने किया। इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं, यहाँ पर भी निंदा ही की जा रही है, तो आप एक मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्रिटिसाइज करने की बात कर रही है। अब बताइए कि किसने क्रिटिसाइज किया था? गोखले ने, या रॉय ने, या फिर नेहरू ने, या लोहिया ने? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। मानवेंद्र नाथ रॉय ने गांधीयन फिलॉसफी को क्रिटिसाइज किया था। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द थियरी ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म वाज एक्सपाउंडेड बाय? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ए गोखले, बी विवेकानंद, सी सावरकर, डी नेहरू। ये चारों ही थिंकर आपके सिलेबस में हैं और आपने इंडियन पॉलिटिकल थॉट के यूनिट में इनके बारे में पढ़ा होगा। कल्चरल नेशनलिज्म बहुत आसान आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। थोड़ा बहुत भी अगर आपने इन थिंकर्स के बारे में पढ़ा होगा तब आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। वी.डी. सावरकर ने कल्चरल नेशनलिज्म को एडवोकेट किया था, जिसमें कि इन्होंने कहा कि एक नेशन को उसके शेयर्ड कल्चर से ही जाना जाता है। तो इन्होंने सपोर्ट किया कल्चरल नेशनलिज्म को और कहा कि एक आइडेंटिटी ज़रूरी होती है राष्ट्रवाद के लिए, और हिंदुओं के पास वो सारी विशेषताएं मौजूद हैं। ये हिंदू राष्ट्र के ही समर्थक थे, ये आपको पता होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन है,
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोर्ट्स वर गिवन बाय कौटिल्य इन अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र में कौटिल्य द्वारा कितने प्रकार के न्यायालयों का वर्णन किया गया था? A7, B5, C4 या फिर 6? अब आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कौटिल्य इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी सिलेबस में और इससे क्वेश्चन हर साल हर बार आते हैं। 1-2 सवाल कौटिल्य पर और अर्थशास्त्र पर बनना बहुत एक कॉमन सी बात है। तो अगर आप इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं तो इस पर क्वेश्चंस लगाइए, अगर नहीं पढ़ा है तो पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि अर्थशास्त्र पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है, दिसंबर में ही आया था नीति शास्त्र। तो इस तरह के क्वेश्चन लगातार अर्थशास्त्र और कौटिल्य को लेकर बनते चले आए हैं और आ भी सकते हैं। तो आप इनके बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो सब कुछ पढ़िए, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो एक टॉपिक को तैयार कर रहे हैं तो उसे अच्छे से तैयार करिए और उसमें से कोई क्वेश्चन आए तो आपका एग्जाम में वो नहीं छूटना चाहिए। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। 4 प्रकार के न्यायालयों का वर्णन कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किया था। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का जुडिशरी इन्होंने मेंशन की थी। कौन कौन सी थी वो? जनपद संधि न्यायालय एक, दूसरा था संग्रहण न्यायालय, तीसरा था दृढ़मुख न्यायालय और 4th था स्थानीय न्यायालय। ये 4 टाइप्स की जुडिशरी कौटिल्य ने मेंशन की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9th है, हु कंसिडर्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल एज गॉड्स ब्लेसिंग? किसने बंगाल विभाजन को ईश्वर का आशीर्वाद माना? A. एम.एन. रॉय, B. बाल गंगाधर तिलक, C. अरबिंदो, D. गोपाल कृष्ण गोखले। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या था, कब हुआ, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बल्कि वो कह रहा है कि इस बंगाल विभाजन को ईश्वर का आशीर्वाद किसने माना था, कि ये भगवान का आशीर्वाद है, कि ये अच्छे के लिए हुआ बंगाल विभाजन। एक तरह से आप देखेंगे तो अगर इस क्वेश्चन को आप ब्रीफ करेंगे तो ये यही कह रहा है कि बंगाल विभाजन को एक अच्छे की तरह किसने माना था, कि ये ईश्वर का आशीर्वाद है। एम.एन. रॉय ने, या तिलक ने, या अरबिंदो ने, या गोखले ने? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अरबिंदो जी ने बंगाल विभाजन को ईश्वर का आशीर्वाद माना। अच्छा, क्यों माना ये भी आपको जानना जरूरी है। आप क्वेश्चन लगाइए और उसके बाद आप उसके एक्सप्लेनेशन पर जरूर जाइए, तब वो सवाल आपका अच्छे से तैयार हो पाएगा। सिर्फ क्वेश्चन के आंसर देख लेने से, टिक लगा देने से आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आप उसका आंसर आपको मिला तो आप जानिए कि ये आंसर सही है तो क्यों सही है। तब आप अगर एक चीज़ ढूंढने चलेंगे तो आपको 10 चीज़ें उसके बारे में और पता चल जाएंगी जो आपके लिए ही बेनिफिशियल होंगी। तो अब अरबिंदो ने बंगाल विभाजन को ईश्वर का आशीर्वाद क्यों माना था? क्योंकि बंगाल विभाजन के बाद ही देश में स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, इन जैसे मुद्दों पर बात होने लगी। लोग प्रदर्शन करने लगे, लोग अंग्रेज के जो मार्केट थी उनकी जो जॉब थी उसका बहिष्कार करने लगे और अपने देश की बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करने लगे और स्वराज की भी डिमांड उठ गई। इसी वजह से इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को गॉड की ब्लेसिंग माना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10th है, हु बिलीव्ड दैट पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन एंड मोरालिटी कुड नॉट बी? किनका मानना था कि धर्म एवं नैतिकता विहीन राजनीति नहीं हो सकती? ए. बाल गंगाधर तिलक, बी. गांधी, सी. मार्टिन लूथर, डी. टॉलस्टॉय। अब ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसका आंसर आपको सेकेंड्स में आ जाना चाहिए। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। महात्मा गांधी जी ने ये बात कही है कि धर्म और नैतिकता विहीन राजनीति कभी नहीं हो सकती। इन्होंने रिलीजन को और मोरालिटी को पॉलिटिक्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट माना और इनके अकॉर्डिंग रिलीजन क्या था?
कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना, नैतिक कार्य करना और ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देना, इनके अकॉर्डिंग यही धर्म था। तो इस वजह से धर्म और नैतिकता विहीन राजनीति कभी नहीं हो सकती, ये गांधी जी ने कहा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हुज आइडिया पेपर इज ग्रीन पैम्पलेट। ग्रीन पैम्पलेट किसका विचार पत्र है? जेपी नारायण, बी एम एन रॉय, सी बी आर अम्बेडकर, डी गांधी जी। अब आप इसका आंसर दीजिए। देखिए, जिसको क्वेश्चन का आंसर आता है वो भी जरूर सारे क्वेश्चंस लगाया करें, आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और जिसको नहीं आता वो भी लास्ट तक सारे क्वेश्चन जरूर लगाया करें, तब आपको पता चलेगा कि आपने टॉपिक पढ़ा था पर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इसलिए क्वेश्चंस आप जरूर लगाया करिए, आपको कुछ नया आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नए टॉपिक से आपकी मुलाकात होगी। इसलिए आप क्वेश्चन जरूर लगाया करिए। आप बताइए कि ये ग्रीन पैम्पलेट किसका था? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी का ये ग्रीन पैम्पलेट एक विचार पत्र, एक बुक की तरह 1896 में ये पब्लिश हुआ था। और इस बुक में इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने इस बुक में जो साउथ अफ्रीका में लेबर्स की कंडीशन थी, कुली की जो भी कंडीशन थी, वो इसमें इन्होंने मेंशन की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु अपोज्ड द महार वेतन सिस्टम एंड खोटी। किसने महार वेतन प्रणाली और खोटी का विरोध किया? ए पंडिता रमाबाई, बी बी आर अम्बेडकर, सी राम मनोहर लोहिया, डी रविंद्रनाथ टैगोर। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या अम्बेडकर जी ने इसका विरोध किया था, या रमाबाई जी ने, या लोहिया जी ने, या टैगोर जी ने? सही आंसर क्या होगा ABCD में से? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आर अम्बेडकर ने महार वेतन प्रणाली का विरोध किया था और खोटी का। तो इसमें विरोध किया था ये तो आपको यहाँ पता चल गया, पर इसमें सिस्टम में था क्या, विरोध क्यों किया था, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। महार वेतन प्रणाली में क्या था कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, अनुसूचित जाति के जो लोग थे, वो अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और अगर वो किसी कारण ऑफिस नहीं जा पाए, तो ये था कि उनकी जगह पर कोई उनका फैमिली मेंबर ऑफिस आए, पर आए जरूर। तो ये तो था महार वेतन प्रणाली। और खोटी क्या था? देखिए, खोट जमींदार लोग थे जो किसानों से राजस्व वसूली का कार्य करते थे, और खोटी एक भूमि प्रबंध का तरीका था जो महाराष्ट्र के पर्टिकुलर एरियाज में अपनाया जाता था। और बी आर अम्बेडकर ने इन दोनों का ही विरोध किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 13th क्वेश्चन में आपको अरेंज करना है। अरेंज दीज बुक्स ऑफ जेपी नारायण इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जेपी नारायण की 4 बुक दी हुई हैं, आपको इनको ईयर वाइज लगाना है कि सबसे पहले कौन सी बुक पब्लिश हुई, उसके बाद कौन सी बुक पब्लिश हुई। प्रेजेंट डायरी है, अ प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी है, टुवर्ड्स टोटल रेवोल्यूशन है, सोशलिज्म सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी है। सही आंसर क्या होगा? ABCD देख लीजिए और ईयर वाइज इनको लगाइए। ऑथर और बुक और पब्लिशिंग ईयर हमेशा से ही इम्पॉर्टेंट रहे हैं। तो अगर आपको अपने नंबर सिक्योर करने हैं एग्ज़ाम में कि हाँ मेरा ये इतना नंबर तो बिल्कुल भी ना कटे, तो आप ये पोर्शन तैयार कर लीजिए। प्रेजेंट डायरी किस साल पब्लिश हुई थी? चारों ही बुक जेपी नारायण की हैं, ईयर वाइज आपको लगाना है। देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं प्रेजेंट डायरी। इसका कहीं कहीं पे इसकी पब्लिशिंग ईयर 1975 दिया होता है और कहीं कहीं पर 1976, तो हम यहाँ पर 1976 मानकर चलते हैं। दूसरा है अ प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये 1959 में पब्लिश हुई थी। थर्ड है टुवर्ड्स टोटल रेवोल्यूशन, ये 1978 में पब्लिश हुई।
लास्ट है सोशलिज्म, सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी। ये 1964 में पब्लिश हुई। अब इनको ईयर वाइज लगाइए। सबसे पहले आएगी सेकंड वाली, अ प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, जो कि 1959 में पब्लिश हुई थी। सेकंड सबसे पहले आएगा। उसके बाद कौन सी बुक आई है? उसके बाद आई है फोर्थ वाली, सोशलिज्म, सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी, 1964 में, यानी कि सेकंड हो गया, फिर फोर्थ हो गया। फिर कौन सी आएगी? फिर आएगी प्रेजेंट डायरी, जिसको हमने 1976 माना है। 75, 76 दोनों में से एक आप रख लीजिए, तो हम 76। तो सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और लास्ट है टुवर्ड्स टोटल रेवोल्यूशन, जो कि 1978 में पब्लिश हुई थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जिन लोगों ने भी ए ऑप्शन लगाया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु प्रोवाइडेड फॉर द प्रिंसली स्टेट एंड सवाने मंडी? किसने दीवाने रियासत और सवाने मंडी का प्रावधान किया? ए मोहम्मद इकबाल ने, बी बरनी ने, सी फिरोज शाह ने, या डी रिजाल बारबी ने? अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। दीवाने रियासत और सवाने मंडी, ए बी सी डी में से सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बरनी ने दीवाने रियासत और सवाने मंडी की बात की। अब दीवाने रियासत इन्होंने कहा कि ये इसका निर्माण होना चाहिए बाजार को नियंत्रित करने के लिए, और दूसरा क्या है? सवाने मंडी। तो इन्होंने इसकी डिमांड की थी कि इससे अनाज की जो मंडियां हैं उनका संचालन किया जा सके, जिससे क्या होगा? सवाने मंडी का प्रावधान दिया, और जिनके द्वारा बाजार में जो वेट है या प्राइस या ब्लैक मार्केटिंग जो है उनको कंट्रोल किया जाएगा। और अगर सोसाइटी में प्राइस बढ़ेगी तो लोग अगेंस्ट आएंगे, लोग अनसेटिस्फाइड रहेंगे, उनके अंदर असंतोष की भावना आएगी। तो इसीलिए इन्होंने सवाने मंडी का प्रावधान किया, बरनी ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, Who goes to the shelter of God he escaped from Maya, whose statement is this? जो ईश्वर की शरण में चला जाता है वह माया से बच जाता है, यह कथन किसका है? ए बरनी का, बी कबीर जी का, सी इकबाल का, या डी औरबिंदो घोष का? आप बताइए आपकी इसका आंसर क्या होगा। किसने कहा है कि जो ईश्वर की शरण में चला जाता है वह माया से बच जाता है? इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप स्टेटमेंट्स को भी बिल्कुल मत लीव करिए, बिल्कुल भी मत छोड़िए। आप इन पर बहुत आसानी से मार्क्स ले सकते हैं। एक पर्टिकुलर आप टारगेट बनाइए कि आपको पेपर 2 में कितने नंबर चाहिए, कितने क्वेश्चंस करेक्ट चाहिए, और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। हर यूनिट से क्वेश्चन अवेलेबल हैं, तो आप जरूर से जरूर सारे क्वेश्चंस लगाइए और देखिए कि आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं। इससे ही आपकी एग्जाम की तैयारी स्ट्रांग हो पाएगी। तो आप क्वेश्चंस जरूर लगाइए। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कबीर ने ही कहा है कि जो ईश्वर की शरण में चला जाता है वह माया से बच जाता है। अब माया क्या है? इन्होंने कहा कि माया एक अकेला ऐसा बैरियर है जो ईश्वर को प्राप्त करने से रोकता है। कबीर आपको पता होगा कि ये निर्गुण भक्ति के समर्थक हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 16th क्वेश्चन है, विच बुक ऑफ पंडित रमाबाई इज कंसिडर्ड एज अ फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो? पंडित रमाबाई की किस पुस्तक को नारीवादी मैनिफेस्टो माना जाता है? यहाँ पर को होगा, आपको बताइए अब आप कि पंडिता रमाबाई की कौन सी बुक को नारीवादी मैनिफेस्टो के तौर पर माना जाता है? अ टेस्टिमोनी है, या फिर फीमेल रिलीजन पॉलिसी है, या द हाई कास्ट हिंदू विमेन है, या फिर फेमॉन एक्सपीरियंस इन इंडिया है? इसका सही आंसर क्या होगा?
पंडिता रमाबाई के बारे में भी एग्ज़ाम में लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप इन पर भी बेस्ड सारे क्वेश्चन ज़रूर लगाइए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इनकी बुक है द हाई कास्ट हिंदू विमेन और उसे ही फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो माना जाता है। 1887 में ये बुक पब्लिश हुई थी और इसमें इन्होंने जो हिंदू विमेन्स हैं उनकी लाइफ को क्रिटिसाइज किया है। इन्होंने कहा है कि जो मनुस्मृति के नियम हैं वो वुमेन्स की लाइफ को बहुत कष्ट देते हैं, क्योंकि मनुस्मृति विमेन्स की इक्वालिटी और फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है और मनुस्मृति में विमेन्स की जो शादी करने की एज है वह 8 से 12 है, 8 से 12, जो कि चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा देती है। तो इन्हीं सब कारणों से जिन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया है दी हाई कास्ट हिंदू विमेन में, तो इस बुक को नारीवादी मैनिफेस्टो के तौर पर भी जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 17th क्वेश्चन है हु वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय J.S. मिल्स आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस। J.S. मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार से कौन प्रभावित था? ए. गोपाल कृष्ण गोखले, बी. बाल गंगाधर तिलक, सी. राजा राम मोहन रॉय या डी. जवाहरलाल नेहरू। J.S. मिल के स्वतंत्रता का क्या विचार था, या आप वेस्टर्न थॉट में ज़रूर पढ़े होंगे, तो वहाँ से ये इंडियन थॉट को थोड़ा कनेक्ट कर रहा है कि उनके जो लिबर्टी के बारे में जो थॉट्स थे उससे कौन प्रभावित था। गोखले जी थे या फिर तिलक थे या फिर राजा राम मोहन रॉय थे या नेहरू जी थे। ए बी सी डी में सही आंसर क्या होगा? देखिए, आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर लगा लिया करिए, जिससे कि आप देखें कि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आज नहीं आ रहा है, कल जरूर आएगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तभी आपको कल आएगा, तो क्वेश्चन आप जरूर लगाया करिए। इसका सही आंसर क्या होगा? J.S. मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार से कौन प्रभावित था? कौन सा है वो विचारक? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बाल गंगाधर तिलक J.S. मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और इन्होंने उपयोगितावाद का विरोध भी किया था, जिसमें कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात थी, तो उसका विरोध भी किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 18th क्वेश्चन है हु डिड द इंग्लिश हटाओ मूवमेंट। अंग्रेजी हटाओ आंदोलन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण या बी. राम मनोहर लोहिया, सी. M.K. गांधी या डी. औरबिंदो। आप बताइए कि ये आंदोलन किसने किया। देखिए, आंदोलन भी एग्जाम में आते हैं। जिस भी विचारक के जो इम्पोर्टेंट मोमेंट्स हैं आप उनको भी ज़रूर लर्न करिए, उनका ईयर लर्न कीजिए, उनमें कौन था, किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ये ज़रूरी है। और बहुत से मोमेंट हुए हैं, तो आज जितने थिंकर आपके सिलेबस में हैं आप सिर्फ उनका पढ़िए, सब नहीं, लेकिन जो थिंकर आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो सिलेबस में हैं, उनका मोमेंट तो ज़रूर पढ़िए। तो अगर आपने आज से पहले इनके मोमेंट्स पढ़े होंगे तब आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। नारायण है या फिर लोहिया जी या गांधी या औरबिंदो। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। राम मनोहर लोहिया ने अंग्रेजी हटाओ आंदोलन किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये जो लैंग्वेज की इंडिफरेंसेस थे, जो भाषाई विषमता थी, उसको समाप्त करने का ये प्रयास कर रहे थे और इसीलिए ये आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में ये भी था कि अंग्रेजी को समाप्त किया जाए और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की वकालत की गई अंग्रेजी हटाओ आंदोलन में, जिसे राम मनोहर लोहिया जी ने किया था। आपको इसका आंसर मिल गया। देखिए, आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा
और आपने जो भी स्कोर गेट किया कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तब भी आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए। और इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थियोरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जा करके चैनल की प्लेलिस्ट में आप ज़रूर देखिए, सारे क्वेश्चंस देखिए, सारे क्वेश्चन लगाइए। सिर्फ क्वेश्चन का आंसर जान लेने से नहीं होता, आपको अगर जहाँ पर कुछ नया सीखने को मिल रहा है आप उसे नोट भी करिए, जिससे एग्ज़ाम टाइम आप आखिरी समय में रिवाइज भी कर सकें और वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकें। तो आप क्वेश्चन लगाइए, उनका आंसर देखिए और उनका एक्सप्लेनेशन भी ज़रूर समझिए कि ये आंसर अगर सही है तो क्यों सही है। हर यूनिट से क्वेश्चन अवेलेबल हैं, मोस्टली यूनिट से इनफैक्ट क्वेश्चंस हैं, तो आप उन क्वेश्चन को ज़रूर लगाइए। सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं और उनके आने की भी संभावनाएं ज़्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी काफ़ी हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को जा कर के ज़रूर लगाइए। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स शेयर करिए जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। बगल में बेल आइकन दिया हुआ है, आप उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।